हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे, एकदम चिल होंगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे लेक्चर एकदम समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी लेक्चर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मुझे इस टॉपिक में ये दिक्कत है, या सर मुझे ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, या फिर जो भी आपको समस्या है लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड। जो भी समस्या का मतलब नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें सर मुझे ये दिक्कत है, इसका सोल्यूशन बताओ। जीव विज्ञान के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है प्लीज मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए सर कि आपको क्या दिक्कत है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का PW के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज देखेंगे कुछ नए टॉपिक को। हम लोगों ने लगभग 70% टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। मतलब जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई, उसको हम लोग बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। उसका उद्देश्य बेटा क्या है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरा पढ़ाना सफल है ना। मैं तभी अच्छा टीचर हूं या तभी अच्छा अध्यापक हूं अगर मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को समझा पा रहा हूं, आपको उस चीज को बता पा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, सब्जेक्ट तो जीव विज्ञान ही होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री तो भाई मेरे को आती नहीं है, फिजिक्स मेरे पल्ले पड़ती नहीं है, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान से संबंधित किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है या फिर आपको समझने में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी असुविधा हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं समझूंगा, मैं देखूंगा कि आपको क्या दिक्कत है, फिर मैं उस पर काम अच्छे से ज्यादा कर पाऊंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग सभी चीजें पढ़ ली हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा है, हमने सजीव और निर्जीव के बारे में देखा है, ठीक है। हमने उस पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में देखा है। सभी को मैंने होमवर्क भी दिया था कि सभी बच्चे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और मुझे बच्चों ने कमेंट भी किया है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने क्या अभी तक जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बनाया या नहीं बनाया, और नहीं बनाया है तो जल्दी से फटाफट बना लो और फिर मुझे कमेंट कर दो कि सर मैंने भी बना लिया है, ठीक है। आई एम ऑल्सो गुड स्टूडेंट, ठीक है ना भाई। चलो, तो हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में देखा है। अभी हम लोगों को जो सबसे आखिरी लेक्चर होगा, हम वहां पर हर एक चीज की तुलना भी करेंगे। हम फिर दोबारा से आपको बताएंगे कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। इस अंतर को हम बाकायदा लेकर के आएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी, असुविधा होगी, तो इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी लेक्चर होगा उसमें जितने भी अंतर हैं, डिफरेंस हैं, वो हम आपके लिए लाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो पाए, ठीक। चलो, अब हम बात करते हैं। तो हमने देखा बेटा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखा, ठीक, जो कि सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन पादप कोशिका को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है। तो हमने प्लाज्मा झिल्ली को देखा, हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, ठीक। फिर हमने उसके बाद कोशिकांग की चर्चा करी, लेकिन उसके पहले हमने केंद्रक के बारे में भी पढ़ा। और केंद्रक में क्या क्या चीजें, क्रोमेटिन होता है, क्या गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, उसमें जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करी। क्या ऑटोसोम है, क्या सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसकी बात भी करी। वहां पर क्या क्रोमेटिन होता है ये भी देखा। और इसके बाद हमने आपको बोला था कि हम आपको डीएनए के बारे में बताएंगे। तो हाँ, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है, ये आपको पता है, नहीं पता है तो मैं तो हूं ही बताने के लिए, ठीक। तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है, वो भी देखेंगे। और डीएनए का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या है ये डीएनए, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो ये कितनी चीजों से मिलकर के बना होता है, क्या नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और भी दुनियादारी की चीजें, ठीक है। फिर हम लोग आज एटीपी की भी चर्चा करेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, ठीक। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में पढ़ा था और गोल्जी काय के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अंतःद्रव्यी जालिका काफी बड़ा तंत्र होता है, जालिका के आकार की संरचना होती है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और उसका एक भाग कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। अंतःद्रव्यी जालिका का एक भाग केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। जो केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी परत होती है उससे अंतःद्रव्यी जालिका आपस में इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक। काफी बड़ा सा होता है, नलिका के आकार का होता है। उसकी कुछ सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जिस सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। तथा जिस
अंतःद्रव्य जालिका में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उसको चिकनी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक, इसी अंतःद्रव्य जालिका से गोल्गी काय का निर्माण होता है। इस गोल्गी काय को सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने देखा था और अपने ही नाम पर इसका नाम गोल्गी काय रख दिया। इतना हम लोगों ने चर्चा करी थी। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उसी गोल्गी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। जी हां, मैंने आपको बताया था कि अंतःद्रव्य जालिका से निर्माण होता है गोल्गी काय का और गोल्गी काय से निर्माण होता है लाइसोसोम का। इसी लाइसोसोम से आगे चल के निर्माण होता है रिक्तिका का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस। हम जो बोल के पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, यहां पर जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पढ़ने में जो मेहनत कर रहे हैं, इसके अलावा जो आप लोग खेलते हैं, बाहर गेम खेलने जाते हैं, वहां पर क्रिकेट खेलते हैं या और भी बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स, और इसके अलावा दिन भर के जो काम करते हैं और हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी क्रियाओं को होने के लिए या हमको पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, आपको खेलने कूदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होती है और जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में उसको तोड़ करके फिर आपको ऊर्जा दे देता है। तो किस तरह से यह प्रक्रिया होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइसोसोम से। क्या होता है लाइसोसोम? तो मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि ये जो लाइसोसोम जिसका चित्र आपको यहां पर दिख रहा है, और चित्र से याद आया बेटा, जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, एकदम मैथ की तरह, मतलब पूरे में पूरे। तो उस कैसे? क्या सिर्फ लिखने से? जितना कॉपी में लिखा है, जितना हमने आपको पढ़ाया, जितना आपकी बुक में लिखा है, वो सब आपने उठाया, उसको रट लिया और जाकर के कॉपी में लिखा है ना? इस तरह से तो किसी भी सब्जेक्ट में नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर मिलने का एक तरीका होता है, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति होती है, एक प्लान होता है कि रणनीति के तहत आप आंसर लिखेगा। तो ये सर क्या नई चीज बता रहे हो? रणनीति? यस, रणनीति क्या है कि हर आंसर को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, मैं तो जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं, तो जीव विज्ञान में आंसर को लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और उस क्वेश्चन में चित्र हैं जो कि होते हैं, बायोलॉजी के 90% पार्ट, 90% भाग बायो का उसमें चित्र ही हैं, तो ये चित्र की बनाने की आपको कोशिश करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत से बच्चों का ये जो है सवाल रहता है, सर मेरी आर्ट नहीं अच्छी है, मेरा डायग्राम नहीं अच्छा है, मैं कैसे बना पाऊंगा? बेटा यही तो आप सीखने आए हो। क्या आप जब एकदम छोटे थे, है ना, बिल्कुल इतने से नन्हे मुन्नू से थे, तो क्या आप पेंसिल पकड़ पाते थे? नहीं। आपकी मम्मी ने आपको पेंसिल पकड़ना सिखाया, आपको का खा गा ABCD लिखना सिखाया। क्या आप जब एकदम छोटे थे तब आप लिख पाते थे? नहीं लिख पाते थे, लेकिन अब लिख लेते हो ना। अब आप ABCD छोड़ो, जो इंग्लिश में प्रॉपर चीजें लिख लोगे, नहीं इंग्लिश में लिख पाओगे तो हिंदी में का खा गा और ज्ञा से ज्ञानी तक लेकर के छोड़ो, आप पूरा का पूरा जो है लाइन लिख दोगे, लिख लोगे ना। कैसे? क्या पहले ये चीज आती थी? नहीं। अब आती है ना? आती है। तो कैसे आई? प्रैक्टिस। पहले लिखोगे, थोड़ा गलत होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, फिर धीरे 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 आपकी वो राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से बेटा चित्र के साथ भी है। आप पहली बार बनाओगे एकदम गंदा सा बनेगा, बेकार सा, समझ में नहीं आएगा, गोले सीधे नहीं बनेंगे, है ना। गिलास रख करके फिर ऐसे ऐसे गोला खींचना पड़ेगा, कटोरी रख के गोला खींचना पड़ेगा। लेकिन कब? एक बार, 2 बार, 3 बार। जब इसी चित्र को आप बार बार बनाओगे तो यकीन मानो बेटा, यकीन मानो, अगर आपने एक चित्र को 4 बार बना लिया है तो 5वीं बार वो चित्र एकदम सही बनेगा। नहीं एकदम सही होगा तो हूबहू जरूर बन जाएगा। और आप फिर तुलना करना कि जो आपने सबसे पहला चित्र बनाया था वो कैसा था और जो सबसे आखिरी वाला चित्र बनाया है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो अगर आपको चित्र बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप एक चित्र को कम से कम 4 बार जरूर बनाओ। और बायो तो ऐसा सब्जेक्ट है कि चित्र में मतलब आपको महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है ना, कम समय है, चित्र बना के लिख दो, उसके लाइन खींच के देखो, ये लाइनें खींची हुई है ना, तो उसके नाम लिख दो बस। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर मिलेंगे, बाकी के 1.5 नंबर जो आप लिख दोगे तो पूरे में पूरे 3 में 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चित्र बनाने की बेटा प्रैक्टिस जरूर करनी है, इसीलिए मैं बार बार इसी बात पे फोकस करता हूं कि आप चित्र को बनाएं। ठीक है ना, अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं तो बनाइए। ठीक है, चलो आज हम लोगों को पढ़ना है लाइसोसोम। तो बेटा हम लोगों ने जो देखा था, जो गोल्गी काय, जिसको कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, अपने ही नाम पर उसको गोल्गी काय का नाम दे दिया। उसी गोल्गी काय से किसका निर्माण होता है बेटा? इस लाइसोसोम का निर्माण
होता है, ठीक है ना। ये लाइसोसोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है इसको महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें बेटा कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम। ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? ये जो है पाचन क्रिया में मदद करते हैं। अब पाचन क्रिया किस प्रकार की कि ये जहां पर है वहां पर मान लो कि कोई जीवाणु आ गए, ठीक है, कोई ऐसा जो बाहरी पदार्थ आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था, तो ये लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम उसको तोड़ देता है। किससे तोड़ता है? अपने पाचक एंजाइम से, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आप सबको ये जो गोला सा दिख रहा है, ये क्या है? ये इसकी बाहरी भित्ति है। क्या है ये वाली भीतरी भित्ति, ये हो गई भीतरी भित्ति, और ये इसकी बाहरी भित्ति हो गई लाइसोसोम की। ठीक, तो जो ये भी जो है कैसा हो गया? दो झिल्ली का हो गया, एक हो गई भीतरी और एक हो गई बाहरी, दो झिल्ली हो गई। इसके बाद तो ये क्या हो गया? ये हो गई इसकी सतह। क्या है? सतह। अब एक सतह हो गई ये वाली, और एक सतह हो गई ये वाली। ये तो ये जो सतह है ये कैसी है? ये है बाहरी सतह। और ये वाली सतह कैसी है बेटा? भीतरी सतह। ठीक, इसके अलावा ये अंदर की तरफ ये जो बहुत सारा ये जो खाली सा भाग है, इसको क्या कहते हैं? इसको ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको ल्यूमेन कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं, खाली जगह कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह की ये जो संरचना यहां पर बनी हुई है, यही क्या है? ये है पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम। और इन्हीं पाचक एंजाइम की वजह से ये क्या हो जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, इन्हीं पाचक एंजाइम की वजह से क्या हो जाता है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे, इसको सुसाइड थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड थैली भी कहते हैं। क्या रीजन होता है उसका हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको क्यों सुसाइड थैली कहते हैं, वो इसी पाचक एंजाइम की वजह से ही कहते हैं। तो अगर आप लोग लाइसोसोम पढ़ रहे हैं तो पाचक एंजाइम को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बेटा बाहरी सतह, ये वाली हो गई बाहरी सतह, उसके अंदर की भीतरी सतह, ये हो गया ल्यूमेन मतलब कि खाली स्थान, खाली जगह, और ये हो गया पाचक एंजाइम। और ये पाचक एंजाइम, यहां पर दो चीजें आपको दिख रही हैं, ये वही पाचक एंजाइम है, लेकिन इस पाचक एंजाइम के साथ ये आपको कुछ और अलग कलर का यहां पर दिख रहा है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर नहीं जुड़ा है और यहां पर जुड़ा हुआ है, मतलब ये यहां पर इसने किसी जीवाणु को पकड़ लिया है ना। ये जो पाचक एंजाइम है, ये पाचक एंजाइम यहां पर टहल रहा है, घूम रहा है, जैसे चौकीदार देखता रहता है ना, जागते रहो, है ना, जब बोलते बेटा पढ़ते रहो, ध्यान दो, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपना याद रखो। तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, जागते रहो, जिससे तुम सब सो जाओ, है ना, तो वो चिल्लाता रहता है। तो अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है जागते रहो, तो आप जागते रहो और सिक्योरिटी गार्ड क्या कर ले? वो सो जाए, धीरे से आंख लगा ले, है ना। तो ठीक इसी तरह से ये जो पाचक एंजाइम है, ये यहाँ पर घूमता रहता है और देखता है कि क्या कोई ऐसा हानिकारक जीवाणु तो यहाँ पर नहीं टहल रहा है जो इसको लाइसोसोम को क्या करे? नुकसान पहुंचाए। तो क्योंकि लाइसोसोम इसको नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? ये पाचक एंजाइम उस जीवाणु को या बाहर से आने वाला वो पदार्थ जो नुकसान पहुंचा सकता है, उसको तोड़ के, उसको मार के, उसको जो है निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं ना, अपनी भाषा में क्या, उसको निपटा दिया जाता है उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें पाई जाती है। ये जो आपको छोटे छोटे से यहाँ पर कण दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको कण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको कण कहते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से कण होते हैं जिनको पार्टिकल्स कहते हैं, ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे से कण हो गए। तो इतने नाम सफिशियंट है, इतने नाम पर्याप्त हैं। अगर आप इतना याद रखेंगे और ये चित्र को बना देंगे तो जाहिर सा बात है कि आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है, झिल्ली से घिरी होती है। हम लोगों ने देखी थी कि दो झिल्ली होती है, एक बाहरी और एक भीतरी, ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। नहीं दिख रहा क्या? जिसमें
जिसमें क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये पाचक एंजाइम को हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इसी पाचक एंजाइम का ही महत्वपूर्ण रोल है पूरे के पूरे लाइसोसोम्स में। बार बार क्वेश्चन क्या आता है कि लाइसोसोम को सुसाइड थैली क्यों कहा जाता है, तो ये वही पाचक एंजाइम होते हैं। इन पाचक एंजाइम का बेटा काम क्या है, इनका काम है कि वो जीवाणु या कोई बाहरी पदार्थ जो नुकसान पहुंचाने वाला है, अगर वो लाइसोसोम के अंदर आ जाएगा तो लाइसोसोम उसको निपटा देगा, ठीक, मतलब उसको खत्म कर देगा, उसको उसका भक्षण कर लेगा। लेकिन किसी हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में मान लो कोई थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये लाइसोसोम के अंदर के जो पाचक एंजाइम है वो बाहर कोशिका द्रव में आ गए। भाई लाइसोसोम होता तो कोशिका द्रव में ही है ना, ये जितने भी कोशिकांग हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो जो है उठापटक की वजह से या उपापचय क्रियाएं में होने वाली अव्यवस्था की वजह से अगर ये पाचक एंजाइम लाइसोसोम की सतह से बाहर आ जाते हैं, कोशिका द्रव में आ जाते हैं, तो कोशिका द्रव में उपस्थित जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सभी को पाचक एंजाइम क्या कर देता है, निपटा देता है ना, मतलब उनको खत्म कर देता है। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो सेल है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइड कर लेना, मतलब खुद ही अपनी वजह से क्या हो गया, सुसाइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। तो देखो कि जो कोशिका के अंदर आने वाले जो बाहरी पदार्थ होते हैं, कोशिका के अंदर आने वाले जो बाहरी पदार्थ हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर कोई भोजन है या फिर कोई पुराने अंग हैं, ठीक है ना, वो अगर लाइसोसोम में चले जाते हैं तो उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और उसको खत्म कर दिया जाता है, चाहे फिर वो जीवाणु हो या फिर वो भोजन हो या फिर कोई ना कोई पुराने अंगक हो, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, पाचक एंजाइम करता है। लेकिन दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कोशिकीय उपापचय में किसी व्यवधान के कारण, कोशिकीय उपापचय मतलब ये उपापचय वो क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि मैं सांस ले रहा हूं, आप सभी सांस ले रहे हैं, आपने भोजन खाया, भोजन का पाचन अपने आप हो रहा है, पाचन होने के बाद उसका स्थानांतरण पूरी की पूरी बॉडी में हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहन हो रहा है। इसके अलावा आपने जो भी खाया है उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो पूरी की पूरी बॉडी अवशोषित कर रही है, और जो ऐसी चीजें हैं जो अपचित पदार्थ हैं उसको उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये बेटा जितनी भी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में चल रही हैं उनको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इस उपापचयी क्रियाएं में कोई अगर व्यवधान आ जाता है तो जिस कारण से अगर कोशिका क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या हो जाता है, लाइसोसोम फट जाते हैं, और ये जो एंजाइम है मतलब पाचक एंजाइम ये अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, क्योंकि पाचक एंजाइम है तो इनका काम है पाचन करना, तो अपनी ही कोशिका को क्या कर देंगे, पाचित कर देंगे। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा इसके जो पाचक एंजाइम होते हैं वो पाचक एंजाइम लाइसोसोम के बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद कोशिका द्रव में उपस्थित जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सभी को पाचित कर देते हैं, सभी का पाचन कर देते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, जिससे वो कोशिका क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसको हम लोग सुसाइड या फिर आत्महत्या कहते हैं। तो इसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, आत्मघाती थैली बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो बस लाइसोसोम के बारे में सिर्फ इतना ही है, इतनी छोटी सी ही इस बेचारे की कहानी है। ये बेचारा इतना अदना सा, इतना छोटा सा, लेकिन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर पॉइंट क्या है, छोटा है मगर बहुत खोटा है। इसका पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम है, ये पाचक एंजाइम पाचन क्रिया में मदद करते हैं। कोई भी भोजन या फिर कोई बाहरी जीवाणु अगर जो है कोशिका के अंदर आ जाता है या लाइसोसोम के अंदर आ जाता है तो लाइसोसोम उसको निपटा देता है। लेकिन अगर किसी कोशिकीय उपापचय के दौरान अगर कोई व्यवधान हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइसोसोम के पाचक एंजाइम कोशिका द्रव में आ जाते हैं, तो कोशिका द्रव में उपस्थित जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी का पाचन कर देते हैं, जिसकी वजह से कोशिका मृत हो जाती है, और उसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो
हो गया, बस लाइसोसोम की इतनी छोटी सी दुनिया थी। अब आते हैं, बाप बाप होता है ये जो कोशिकांग है ये बिल्कुल इसी पे सूट करके बैठता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के आता है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है जितना टफ इसको हम समझते हैं। बस हाँ, जैसा कि हम लोगों ने देखा गोल्जी का जरा देर में खत्म हो गया, लाइसोसोम बेचारा बच्चा जरा देर में खत्म हो गया, है ना। इतना छोटा नहीं है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत जरूरी काम करता है। आपको हमेशा आपके काम से पहचाना जाता है, हमेशा काम की वैल्यू होती है कि नहीं। हमेशा किसकी वैल्यू होती है, काम की वैल्यू होती है, और आपको हमेशा आपके काम से जाना जाएगा। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना काम है, एक अपना रोल है जो ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल हम सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इसका पावर हाउस, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी अभी हम बताएंगे इसके बारे में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित रखता है अपने पास, ऊर्जा को संचित रखता है। जब आपको किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो यह माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को तोड़ देगा और एटीपी को तोड़ करके आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक, तो चलिए आइए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या ये बला है भाई? तो ये कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। हम सभी को पता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या बहुत लगभग 90% जो कोशिकांग हैं वो दोहरी झिल्ली के होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा केंद्रक के बारे में, दोहरी झिल्ली, अंतःद्रव्य जालिका दोहरी झिल्ली, गोल्जी काय दोहरी झिल्ली, लाइसोसोम दोहरी झिल्ली, सेम माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें भी बेटा दो परतें होती हैं, बाहरी परत को बाहरी सतह और भीतरी परत को भीतरी सतह कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाली जो इसकी सतह है, ये वाली जो सतह है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाहरी सतह। बाहरी सतह, ठीक। अब इसके बाद ये जो अंदर की तरफ है, ये हो गई भीतरी सतह। क्या हो गई ये? भीतरी सतह, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई, चलो ठीक है। ये तो हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि जो कोशिकांग है उसमें एक बाहरी सतह है और एक भीतरी सतह है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे खास बात, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ लिखा है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा होगा लेकिन सूत्र कणिका जरूर लिखा होगा, क्योंकि हिंदी में इसको सूत्र कणिका ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जबकि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बेटा बाहरी सतह और ये हो गई भीतरी सतह। अब बेटा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये आप देख पा रहे होंगे कि इसकी ये जो भीतरी सतह है इसमें ये कितनी सारी चीजें हैं भाई। जो इसकी ये भीतरी सतह है ये कितनी अजीब सी है ना। देखो इस भीतरी सतह में क्या होता है बेटा? अंतर्वलन हो जाता है, और इस अंतर्वलन के कारण जो भीतरी सतह है वो अंदर की ओर उंगली के आकार की संरचना बनाते हुए धंस जाती है। अंदर की ओर उंगली के आकार की संरचना बनाते हुए धंस जाती है और कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है, ठीक है।
कुछ हल्का सा जुगनू की तरह चमकने वाला आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा कि ये जो चित्र, ये जो अंदर की तरफ ये जो संरचना बनी है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सूत्र कणिका है, उस सूत्र कणिका की जो भीतरी सतह है उसमें हो गया है अंतर्वलन। अंतर्वलन का मतलब जैसे कि मान लो गुब्बारा देखा है ना आपने, गुब्बारा देखा है, गुब्बारा में ऐसे उंगली डालो तो वो अंदर की तरफ घुस जाता है ना, जैसे गुब्बारा है उसको बढ़िया फुला लो और फुलाने के बाद ठीक है उसमें ऐसे उंगली डालो। भाई सर हमने फुला लिया था, उंगली डाली पूरा फट गया, तो इतना ज़्यादा ना फुलाओ कि उसमें बिल्कुल जगह ही ना बचे, उसको थोड़ा सा फुलाओ फिर उसमें ऐसे उंगली डालो। जब आप गुब्बारे में से अंदर उंगली डालेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगी और उंगली के आकार की संरचना बना रही है। ठीक उसी प्रकार से ये देखो, ये ऐसे देखो, ये बट कहाँ, ये अंदर की तरफ संरचना जा रही है ना, यहां से देखो ये ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ये धंस गई है यहां से, ये देखो ये यहां से क्या हो गया है, ये अंदर की तरफ धंस गई है। कौन? भीतरी सतह। जो भीतरी सतह थी वो ऐसे अंदर की तरफ चली गई, फिर ऐसे बाहर गई, फिर अंदर की तरफ, फिर ऐसे थोड़ी देर बाहर गई, फिर अंदर की तरफ। तो इस तरह से अंदर की तरफ चली गई है और कुछ फिंगर के आकार की, उंगली के आकार की संरचना का निर्माण कर रही है। अच्छा, ये जो संरचना है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और खास बात क्या है कि यहां पर बेटा कुछ इस तरह से ये एंटीने के आकार की ये संरचना यहां पर दिखाई देती है। कुछ इस तरह से एंटीने के आकार की संरचना यहां पर दिखाई देती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं F1 कण। क्या कहते हैं इसको? F1 कण। ये वही F1 कण हैं, ये वही F1 कण हैं जो ATP के निर्माण में मदद करते हैं। ये वही F1 कण हैं बेटा, ये वही F1 कण हैं जो ATP के निर्माण में मदद करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे हमने ATP को ऐसे इंग्लिश में क्यों लिख दिया है, ATP का फुल नेम क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करो, ATP की पूरी डिटेल अभी हम आपको यहाँ पर उसके बारे में समझाएंगे, किस तरह से ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है और किस तरह से ATP टूटकर हमको या हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर आपको समझ आने वाला है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल चित्र, और चित्र में हम लोगों ने क्या देखा है? चित्र में हमने देखा है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी परत का, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। दोहरी झिल्ली का मतलब क्या होता है बेटा कि एक बाहरी झिल्ली होगी और एक भीतरी झिल्ली होगी। ठीक, अब जो भीतरी झिल्ली होती है, इस भीतरी झिल्ली में होता है अंतर्वलन, और अंतर्वलन के कारण कुछ इस आकार की संरचना का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिस्टी में अंदर की तरफ F1 कण लगे होते हैं और ये F1 कण बेटा ATP के निर्माण में, ATP के संश्लेषण में मदद करते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, उसका रीजन बेटा, उसका कारण ये है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इसी के अंदर ऐसी उलझी हुई संरचना पाई जाती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस तरह से उलझी हुई संरचना पाई जाती है। ये बेटा जो उलझी हुई संरचना ये कई जगह पर आपको मिलेगी। ठीक है ना, कई जगह पर आपको ये संरचना मिल जाएगी। ये संरचना कुछ लगभग उसी तरह से लग रही है जिस तरह से आप लोगों ने केंद्रक के अंदर देखा था। अगर आपको याद आ रहा हो, आपने बेटा केंद्रक के अंदर भी कुछ इसी तरह की उलझी हुई संरचना को देखा था जिसको आप लोगों ने क्रोमेटिन का नाम दिया था। तो जी हाँ बेटा, ये क्या है? ये क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन बेटा किससे मिलकर के बना होता है? तो वो DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन है ये DNA मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और प्रोटीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। उस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के और DNA से मिलकर के क्या बना होता है? क्रोमेटिन बना होता है। ये जो क्रोमेटिन है, ये जो उलझी हुई संरचना है, ये एक धागे के आकार की संरचना होती है जो उलझ जाती है, और कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, तो क्रोमेटिन में क्या पाया जाता है? DNA और हिस्टोन प्रोटीन। तो ये बेटा वही DNA है, ये वही DNA है जिसके अंदर जीन पाए जाते हैं। क्या? जीन। अब ये वो जिन नहीं है, जिन जिसको रगड़ा और आ गया अली बाबा करके। क्या पाए जाते हैं इस DNA के अंदर? इस DNA के अंदर जीन पाए जाते हैं। और ये जीन क्या होते हैं बेटा? ये
ये जीन आनुवांशिकता का आनुवांशिक लक्षणों का काम करते हैं। मतलब आनुवांशिक लक्षण मतलब कि आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। तो माता पिता से वही लक्षण उनकी संतानों में किस तरह से जाते हैं, तो बेटा इसी जीन के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकता की जो इकाई है, जो आनुवांशिकता की इकाई है वो क्या है, वो जीन है। क्यों? क्योंकि आनुवांशिकता क्या है कि कुछ ऐसे लक्षण जो माता और पिता दोनों से उनकी अपनी संतानों में, उनके अपने बच्चों में चले जाते हैं, जिनको हम लोग आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ अच्छे ही अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके इसके बारे में भी बहुत अच्छे से कि ये आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवांशिकता क्या होता है, किसने इस सिद्धांत को दिया था, क्या क्या होता है, इस बारे में देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये डीएनए है और इस डीएनए में क्या पाया जाता है, इस डीएनए में जीन पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर जब हम लोग डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, जीन मिलेंगे। ठीक है, तो चलो, ये डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। परेशान नहीं हो, अभी अगली स्लाइड में उसको हम लिख देंगे बाकायदा। ठीक है, फिलहाल यहां पर डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, F1 कण भी पाए जाते हैं, क्रिस्टी होता है, बाहरी सतह है, भीतरी सतह है, और इसके अपने क्या है, डीएनए है। ये जो छोटे छोटे गोल आकार की संरचना आप देख पा रहे हैं, ये जो छोटे छोटे गोल आकार की संरचना आप देख रहे हो, ये यहां पर बहुत ज्यादा है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ये नाम आपको दिख नहीं रहा होगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। जब मेरा पहला लेक्चर था उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर व्हाइट कलर पे, व्हाइट बैकग्राउंड पे ये जो येलो कलर है वो दिखता नहीं है, तो आप प्लीज़ येलो कलर से ना लिखा करिए। तो मैंने उसको देखा, फिर मैंने इसको एनालाइज भी किया कि नहीं वाकई में जो है आपको ये दिक्कत आ रही है, और फिर मैंने उसको आगे से ध्यान भी दिया। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, आप हमको बताइए, तभी हमको पता चलेगा कि आपको क्या समस्या आ रही है ना। फिर वो राइटिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उससे भी रिलेटेड हो सकती है। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है या आपको कोई कंफ्यूजन है, आप हमको जरूर मैसेज करें। ठीक है, और उसका रिप्लाई भी करेंगे, उसका समाधान भी करेंगे। ठीक, तो ये क्या है बेटा, राइबोसोम है। और अगर आपको याद हो, ये वही राइबोसोम है जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। ये वही राइबोसोम है जो सिर्फ एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा ये राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका में भी पाए जाते थे। अगर आपको याद आ रहा हो कि अंतःप्रद्रवी जालिका की जो चिकनी सतह होती है, उस चिकनी सतह पर ये राइबोसोम वहां पर जाकर के चिपक जाते हैं, जिससे हम उसको खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका का क्या काम था, उसका काम था प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, और उसका स्त्रावण करना। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या पाए जाते थे, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम क्या करता है, ये राइबोसोम क्या करता है, ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये राइबोसोम क्या करता है, ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन को बनाता है। ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये इतनी सारी चीजें कहां पाई जाती हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब कि सूत्र कणिका में पाई जाती हैं। बाहरी सतह, भीतरी सतह, भीतरी सतह के अंतर्वलन से बनता है क्रिस्टी, भीतरी सतह के अंतर्वलन से बनता है क्रिस्टी। इस क्रिस्टी में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली के आकार की संरचना होती है, जिसको F1 कण कहते हैं। ये वही F1 कण हैं जो एटीपी के निर्माण में मदद करते हैं या महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा यहां पर खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का उसका डीएनए पाया जाता है और यहां पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये जो डीएनए है, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, इस डीएनए का पूरा नाम क्या है,
इस डीएनए का पूरा नाम क्या है? इस डीएनए का पूरा नाम है बेटा, डी से हो गया डीऑक्सी राइबोज। डी से क्या हो गया? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। ये क्या हो गया? ये किससे हुआ? ये हो गया डी से, डीऑक्सी राइबोज। एन से क्या हो गया? एन से हो गया न्यूक्लिक। एन से हो गया न्यूक्लिक। और ए से क्या हो गया? अम्ल। ठीक है, इसको भी ऊपर लिख दें, क्यों यहां लिखते हैं? इसको भी यहां लिख देते हैं। ए से क्या हो गया? अम्ल। ठीक, ये हैंग करने लगता है भाई। कोई बात नहीं, नाराज क्यों हो जाते हो भाई? ओके, टेंटन। चलो देखो, तो डीएनए हो गया ना, ये हो गया पूरा किसका, किससे मतलब हो गया? ये हो गया पूरा डी। डी मतलब डी ऑक्सी राइबोज। और ये हो गया एन मतलब न्यूक्लिक। और ये हो गया ए मतलब अम्ल, मतलब डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आई होप कि आपको यहां पर डीएनए का पूरा नाम समझ में आया होगा। ठीक, तो ये तो हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, इसको दोबारा लिख दे क्या अच्छे से? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया डीएनए का पूरा नाम। अगर हम लोग और ज्यादा अगर बात करते हैं, पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं बेटा, ये जो डीएनए है, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। डीएनए जो है ये 3 चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है, समझ लेते हैं हम लोग ये भी कि डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला शर्करा। सबसे पहले शर्करा, कौन सी शर्करा? राइबोज। और राइबोज ही क्यों लिखें, पूरा लिखते हैं, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज क्या है? ये शर्करा है। ठीक, तो शर्करा से मिलके बना है। और बना है नाइट्रोजन आधार। किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन आधार। अब ये नाइट्रोजन आधार क्या होते हैं? तो ये जो नाइट्रोजन आधार हैं, ये 2 तरह से होते हैं। एक नाइट्रोजन आधार होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूरीन, और एक नाइट्रोजन आधार है जिसको हम लोग कहते हैं पिरिमिडीन। ठीक है, अब प्यूरीन 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, पहला होता है एडेनिन। और दूसरा होता है ग्वानिन। ठीक, तो एडेनिन को हम लोग लिखते हैं ए से, और ग्वानिन को हम लोग लिखते हैं जी से। ठीक है, तो एडेनिन और ग्वानिन। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन बेटा 3 चीजों से मिलकर के बनता है। पहला साइटोसिन, दूसरा थाइमीन, और तीसरा
यूरेसिल। ठीक है, कह दो सर ये क्या बता दिया। देखो भाई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है डीएनए के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ो, नहीं अच्छा लग रहा स्किप कर दो, टेंशन नहीं लो। लेकिन ये डीएनए के बारे में पूरी जानकारी है, इससे ज्यादा फिर डीएनए के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये डीएनए का पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी कि जो डीएनए है उसको हम लोग डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और ये जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है, ये तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला शर्करा है, दूसरा नाइट्रोजन आधार है, और तीसरा फास्फोरिक अम्ल होता है। तीसरा फास्फोरिक अम्ल होता है। हमने आपसे वादा किया था कि हम जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे तो डीएनए के बारे में आपको वहां बाकायदा अच्छे से पूरे की पूरी चीजें बताएंगे। ठीक, इस फास्फोरिक अम्ल का नाम होता है H3PO4। क्या नाम होता है इसका? H3PO4। ठीक है, थोड़ा अच्छा लिख दें, अब अच्छा लग रहा है ना। H3PO4 इसको हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। इन तीन चीजों से क्या बना होता है? इन तीन चीजों से डीएनए बना होता है। पहला शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन आधार, और तीसरा फास्फोरिक अम्ल। ठीक, तो इन तीन चीजों से जो है डीएनए बना होता है। शर्करा कौन सी होती है? शर्करा होती है बेटा डीऑक्सीराइबोस शर्करा। नाइट्रोजन आधार वो दो होते हैं, पहला प्यूरीन होगा और दूसरा पिरिमिडीन होगा। पहला प्यूरीन होगा और दूसरा पिरिमिडीन होगा। ठीक है, अब जो प्यूरीन होते हैं वो प्यूरीन दो तरह के होते हैं। पहला एडेनिन होता है और दूसरा ग्वानिन होता है। ठीक है, इसी तरह से जो पिरिमिडीन है वो तीन होते हैं, पहला साइटोसिन, दूसरा थाइमिन और तीसरा यूरेसिल। ठीक है ना, तीसरा यूरेसिल। तो इस तरह से जो है यहां पर चीजें होती हैं। एडेनिन को ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से लिखते हैं, साइटोसिन को सी लिखते हैं, थाइमिन को टी लिखते हैं और यूरेसिल को यू लिखते हैं। लेकिन मैं यहां पर यूरेसिल को काट रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, और जो डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में चार तरह के नाइट्रोजन आधार मिलेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, AGCT। ठीक है ना, यूरेसिल नहीं होता है क्योंकि यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पिरिमिडीन कितने होते हैं, तो पिरिमिडीन तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। मैंने यूरेसिल को यहां पर क्यों कट किया है? क्योंकि बेटा मैं बात कर रहा हूं डीएनए की, और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। ठीक है ना, लेकिन पिरिमिडीन तीन होते हैं। अगर डीएनए की बात करेंगे तो यहां पर पिरिमिडीन दो होंगे। ठीक, और टोटल पिरिमिडीन कितने होते हैं? तीन, और प्यूरिन कितने होते हैं? दो। लेकिन जब हम बात करेंगे डीएनए की, तो डीएनए के केस में फिर हमको वहां पर दो ही प्यूरिन मिलेंगे और दो पिरिमिडीन मिलेंगे, और पिरिमिडीन में भी हमको क्या मिलेगा? थाइमिन मिलेगा, यूरेसिल नहीं मिलेगा। जब हम लोग बेटा बात करेंगे किसकी? आरएनए की। जब हम लोग बात करेंगे किसकी? आरएनए की बात करेंगे। आरएनए का नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। जब हम बेटा इसकी बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे, तो वहां पर हमको क्या मिल जाएगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर वहां पे हमको थाइमिन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आरएनए के केस में थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा आरएनए के केस में। लेकिन डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। ये डीएनए और आरएनए में अंतर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये है पूरी की पूरी डीएनए की कहानी। ठीक है ना, इस तरह से ये डीएनए जो है इन सब चीजों से मिलकर के बना होता है। इससे ज्यादा आप डीएनए के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा डीएनए का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है तो उसको पढ़िए, और नहीं आ रही तो उसको स्किप कर दीजिए। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का है ना, टेंशन नहीं लेने का। चलो अभी हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक हमने ये भी कहा था आपको कि आज हम आपको एटीपी के बारे में बताएंगे। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है बेटा? एटीपी का पूरा नाम
एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये फिर हैंग करने लगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। ए का मतलब हो गया एडिनोसिन, हिंदी में लिख देते हैं। ए का मतलब हो गया एडिनोसिन, टी का मतलब टी का मतलब हो गया ट्राई, और पी है ना, ATP, पी का मतलब हो गया फॉस्फेट। ठीक, ATP, ए का मतलब हो गया एडिनोसिन, और ए का मतलब हो गया एडिनोसिन, टी का मतलब हो गया ट्राई, और पी का मतलब हो गया फॉस्फेट। बेटा ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो 3, और फॉस्फेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा केमिस्ट्री में? पी से। फॉस्फेट को किससे लिखते हैं? पी से। इसका मतलब एटीपी में क्या होता है? 3 फॉस्फेट के अणु होते हैं। एटीपी में क्या होता है? एटीपी में क्या होता है? 3 फॉस्फेट के अणु पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि एटीपी, सबसे पहली बात तो कि एटीपी जो है, हम ये देख लेते हैं कि हमको ऊर्जा देता कैसे है। ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा किस तरह से संचित होती है, ये एक कॉन्सेप्ट है श्वसन का। ठीक है, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो हम अभी थोड़ा सा आपको वो भी डिस्कस कर देंगे, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि एटीपी किस तरह से बना है। जैसा कि अभी आपने देखा कि एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ट्राई को बेटा 3 कहते हैं, फॉस्फेट को पी से लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ गया कि कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे, देखो यहां पे 3 चीजें हुई। कितनी चीजें? 3 चीजें। सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बनता है एएमपी, फिर बनता है एडीपी, और फिर बनता है एटीपी। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले एएमपी बनता है, फिर एडीपी बनता है, और फिर एटीपी बनता है। ये क्या हमने आपको बताया? ये हमने क्या बताया? ये हमने आपको बिल्कुल सही बताया है। एएमपी से ही एडीपी बनता है, और एडीपी से ही एटीपी बनता है। एएमपी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि एएमपी का पूरा नाम है एडिनोसिन मोनो, एम से हो गया मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और मोनो को बेटा केमिस्ट्री में, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब क्या हुआ? एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या हुआ? एक। तो इसका मतलब एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बेटा फॉस्फेट कितने होंगे? फॉस्फेट की संख्या होगी 1। फॉस्फेट की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो इसलिए यहां पर हम क्या कर देंगे? प्लस पी लिख देंगे। मतलब हमने एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट पहले से था, हमने इसको 1 पी और दे दिया। ठीक है, हमने यहां पर क्या लिख दिया? पी लिख दिया। इसका मतलब 1 पी हमने इसको एएमपी को दे दिया। इसके पास 1 फॉस्फेट पहले से था, 1 हमने इसको और दे दिया। अब यहां पर फॉस्फेट कितने हो गए? 2। 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 का मतलब हुआ एडिनोसिन, डी से मतलब डाई, मतलब 2, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट।
तो डाई का मतलब क्या हो गया 2। अब यहां पर बेटा, अब यहां पर फॉस्फेट के कितने अणु हमको मिल गए 2। एएमपी में फॉस्फेट के कितने अणु होते हैं 1। एडीपी में फॉस्फेट के कितने अणु होते हैं 2। तो 2 फॉस्फेट यहां पर कहां से आते हैं, एएमपी के पास एक फॉस्फेट होता है, एक फॉस्फेट उसको और मिल जाता है, तो ये क्या बना लेता है, एडीपी बना लेता है। मतलब अब इसके पास 2 फॉस्फेट आ जाते हैं। अगर इस एडीपी को हम एक और फॉस्फेट दे देंगे, अगर इस एडीपी को हम एक और फॉस्फेट दे देंगे तो ये बना लेगा एटीपी। एटीपी मतलब आप सभी जानते हैं, एटीपी मतलब एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अब यहां पर फॉस्फेट के कितने अणु मिलेंगे बेटा, 3 अणु मिलेंगे। कितने अणु हो जाएंगे, 3। तो हमने देखा एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब होता है 3। इसका मतलब एटीपी में कितने फॉस्फेट के अणु होते हैं, 3 होते हैं, इसीलिए उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। 3 अणु कहां से आते हैं, क्या सीधे ही 3 हो जाते हैं, नहीं। सबसे पहले एक अणु होता है जिसको हम लोग एएमपी कहते हैं, एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, जिसमें फॉस्फेट के सिर्फ और सिर्फ एक अणु होते हैं। जब इसको हम फॉस्फेट का एक और अणु दे देंगे तो यहां पर 2 फॉस्फेट के अणु हो जाएंगे, जिसको हम लोग एडीपी बोलेंगे, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब यहां पर 2 फॉस्फेट हैं, इसको एक और फॉस्फेट दे देंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3 फॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है बेटा एटीपी का कॉन्सेप्ट कि एटीपी जो सीधे के सीधे एटीपी नहीं आया, वो पहले एएमपी होता है, फिर एडीपी होता है और फिर एटीपी होता है। इस तरह से एटीपी आता है जिसमें 3 फॉस्फेट के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एटीपी की दुनिया। ठीक है ना। अभी हमने आपको एक और वादा किया है। क्या वादा किया है, हमने वादा किया है कि हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से एटीपी आता है, मतलब एटीपी कैसे आया। तो हमने आपको बताया कि जो एटीपी है वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। बेटा हम सभी सांस लेते हैं और सांस के माध्यम से हम वातावरण की ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों के अंदर लेते हैं। ठीक है, अब वातावरण की ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आ गई, ठीक, और हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली गई, वातावरण में चली गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर थी वो चली गई कहां, वातावरण में। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से। कभी सोचा आपने कि हमने वातावरण से ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में भेज दिया। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 हमारे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा कहां से आ रही है कि हम दिन भर सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन आती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते रहते हैं, है ना। तो इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर कैसे आ रही है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो हानिकारक होती है और ये हमारे अंदर है, तो ये तो बड़ा ही चिंता का विषय हो गया मेरे भाई, है ना। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहां से है, सोचने की बात ये है। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। भोजन किस लिए करते हैं कि हमको ऊर्जा मिले। तो क्या हमने बस खाना खाया और हमारे अंदर ऊर्जा आ गई, क्या ऐसा होता है, नहीं। भोजन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। भोजन के रूप में भाई, भोजन में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पोषक तत्वों में होती हैं 5 चीजें, समझ लेते हैं हम लोग। पोषक तत्व में बेटा जो हम लोग भोजन ले रहे हैं, जो हम लोग भोजन ले रहे हैं उस भोजन में क्या है, पोषक तत्व है। और पोषक तत्व में कितनी चीजें आती हैं, तो फिर हम देखते हैं कि पोषक तत्व में बेटा 5 चीजें आ जाती हैं। कितनी चीजें आ जाती हैं, 5, ठीक। तो वो 5 चीजें कौन कौन सी होती हैं भाई, 2, 3, 4 और ये 5। तो पहला हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट, पहला हो गया जो हम लोग भोजन ले रहे हैं उस भोजन में क्या है, उस भोजन में क्या है, उस भोजन में है पोषक तत्व। जो हम लोग भोजन ले रहे हैं उस भोजन में क्या है, पोषक तत्व है। और उस पोषक तत्व में कितनी चीजें हैं, 5। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, फिर वसा, और फिर विटामिन, और फिर
खनिज पदार्थ। ठीक, ये 5 चीजें पोषक तत्वों में पाई जाती हैं। तो अब यहां पर सबसे पहला सवाल, तो आप इस चीज को देखें, क्या आप जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में ये 5 चीजें हैं? अगर आप घर का भोजन कर रहे हैं तो उसमें तो बेशक ये 5 चीजें होंगी, इसमें तो कोई भी शक और शक की गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, जो बाहर लगे होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, नाम लेना उचित नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है ना, हम समझ ही रहे हैं, आपके मुंह में पानी आ गया होगा बाहर की चीजों को, अरे वाह, समोसे, मोमोज और बर्गर और ये सारी की सारी चीजें। तो क्या जो हम लोग बाहर की चीजें खा रहे हैं, जिसको देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, इतना लजीज भोजन होता है, मजा आ जाती है ना भाई, तो क्या जो इस बाहर के खाने में ये पोषक तत्व तो पाए जाते हैं? ये विचार करने वाली बात है, ठीक है ना। अगर हम लोग पोषक तत्व के साथ साथ, मतलब बाहर की चीजों के साथ साथ घर का खाना भी खा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम उसी से अपना पेट भर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व तो नहीं होते हैं। अब क्या, तो पोषक तत्व इतना हमारे लिए जरूरी क्यों है? वो इसलिए है मेरे बच्चों, क्योंकि ये जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट लिया, ये जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट लिया, इस कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आज थोड़ा केमिस्ट्री ज्यादा आ गई क्या? कोई बात नहीं। इस ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग ग्लूकोज को लेते हैं और ग्लूकोज ही हमको तुरंत एनर्जी देता है। लेकिन कैसे? वो ऐसे देता है कि जब आपने बेटा खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो आपको खाने में मिले पोषक तत्व, और पोषक तत्व में थी ये सारी की सारी चीजें। लेकिन जो हमको एनर्जी मिलती है, जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट में भी जो तुरंत ऊर्जा हमको मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा C6H12O6 होता है। ठीक है, अभी खाना खा लिया तो क्या हमको ऊर्जा मिल गई? नहीं, सिर्फ ग्लूकोज से ही ऊर्जा नहीं मिलती है। हमेशा याद रखेंगे, ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के टूटने से। तो ग्लूकोज के टूटने के लिए ग्लूकोज होना चाहिए, ग्लूकोज के लिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए वो पोषक तत्व वाला भोजन होना चाहिए जिसमें क्या उपस्थित हो? कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमको क्या मिल सके बेटा? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज टूटेगा कैसे? ये ग्लूकोज टूटेगा ऐसे कि अब आपने जो ऑक्सीजन ली है बाहर के वातावरण से, जो आपने ऑक्सीजन ली है और ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में चली गई है, वो फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं में चला जाएगा और वहां पर जाकर के जहां जहां पे ग्लूकोज होगा वहां पर उस ऑक्सीजन को छोड़ देगा। आपने वातावरण से ऑक्सीजन ली, वो नाक के माध्यम से फिर हमारे फेफड़ों में चली गई और फेफड़ों में से फिर रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं में चली गई। कोशिकाओं में बेटा क्या था? ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज से कौन मिल गया? ऑक्सीजन। अरे मेरा दोस्त आ गया। ग्लूकोज ने क्या कहा? अरे मेरा दोस्त आ गया। और ग्लूकोज का दोस्त कौन है? ऑक्सीजन। उसको देख करके वो खुश हो गया है। और जैसे ही ग्लूकोज को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। जैसे ही बेटा ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला तो ये ग्लूकोज टूट गया। ये ग्लूकोज टूट गया। किसमें टूट गया बेटा? ये टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में और ऊर्जा में। ठीक है ना। ये ग्लूकोज कहां से आया था बेटा? कार्बोहाइड्रेट से आया था। कार्बोहाइड्रेट हमको मिला था भोजन के पोषक तत्व से। इस कार्बोहाइड्रेट में है ग्लूकोज और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने ली जो है सांस ली तो वातावरण की ऑक्सीजन चली गई हमारे फेफड़ों में। जब हमारे फेफड़ों में गई तो रक्त के माध्यम से वो ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं में चली गई जहां पर ग्लूकोज था और उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। रक्त ने ऑक्सीजन को दे दिया, जाओ भाई अपने दोस्त के पास जाओ। तो ग्लूकोज से जैसे ही ऑक्सीजन मिला तो ये ग्लूकोज टूट गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकली। इस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा बेटा, ये ऊर्जा 38 एटीपी के रूप में जो है कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सूत्र कणिका में जाकर के स्टोर हो जाती है। समझे आप? ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटने से
कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा 38 एटीपी, कितने एटीपी बेटा संख्या में होंगे? 38 एटीपी के रूप में जाकर के हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में या हमारे सूत्र कणिका में जाकर के क्या हो जाएंगे? संग्रहित हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जब आपको ऊर्जा की जरूरत होगी, तो ये एटीपी एडीपी में टूटेगा, ये एडीपी एएमपी में टूटेगा और आपको ऊर्जा मिल पाएगी। तो एटीपी किस रूप में ऊर्जा संचित होती है? तो यह क्रिया होती है जी। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहां चली जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी रक्त में। कहां चली जाएगी? रक्त में चली जाएगी और रक्त के माध्यम से कहां चली गई? फेफड़ों में चली गई और फिर ये बाहर इस तरह से निकल जाती है। परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलती है बेटा? परिणाम स्वरूप आपको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा 38 एटीपी के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे सूत्र कणिका में जाकर के संग्रहित हो जाती है और जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी टूट करके आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो जितना भी अभी हमने आपको बताया वो सारा का सारा यहां पर हमने उसको लिखने का, संक्षिप्त करने का प्रयास किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेटा दोहरी झिल्ली का बना होता है और यह झिल्ली बाहर से छिद्रित होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जबकि जो भीतरी झिल्ली है इसमें बहुत अधिक वलित होती है। मतलब ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा करते हैं, जिसको हम लोगों ने क्रिस्टी के नाम से जाना था कि भीतरी जो सतह होती है उसमें अंतर्वलन होता है, अंदर की तरफ उंगली के आकार की संरचना बनती है और उसको क्रिस्टी कहते हैं। वहां पर F1 कण पाए जाते हैं, वो F1 कण एटीपी के निर्माण में मदद करते हैं। वही यहां पर लिखा है कि ये जो वलय होते हैं वो एटीपी को बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना ही डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। हमने चित्र के माध्यम से वहां पर देखा था। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वतः बना लेते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। ठीक इसी प्रकार से जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए, जीवन अगर आपको जीना है तो आपके अंदर क्या होंगी बेटा? रासायनिक क्रियाएं होंगी और इन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है सूत्र कणिका वो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा क्या कहते हैं? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने जिस दो कॉन्सेप्ट को समझा वो था लाइसोसोम, जो कि गोल्जी काय के टूटने से ही बनता है, और दूसरा हम लोगों ने समझा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए के बारे में हम लोगों ने एक एक चीज को समझा और हम लोगों ने यह भी देखा कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है और बेटा वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोगों ने आज बहुत ही डिटेल में समझा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये लेक्चर आपको बहुत ही बढ़िया पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर आप पढ़िए, इसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को, जो भी आपके पढ़ने वाले आपके मित्र हैं, आपके दोस्त यार हैं, उनको शेयर करिए, जिससे वो भी इन जो है जानकारी को प्राप्त कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। तो इन सारी चीजों को पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो चीज आपको समझ में ना आ रही हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको बताइए सर हमको ये दिक्कत आ रही है, हम उसका समाधान जरूर करेंगे, या तो कमेंट के माध्यम से या फिर अगले लेक्चर में आपके क्वेश्चन को लाएंगे और उसका आंसर बताएंगे, उसका समाधान जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, आप लोग मस्त रहेंगे और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।